चलिए जी, डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स देखते हैं सेक्शन 17(2) में। कहता है कि एज पर दिस सेक्शन परक्विजिट्स इंक्लूड मतलब परक्विजिट्स में इंक्लूड है, तो मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें कई सारी चीज इंक्लूड करी गई है। पहला क्या है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। हमने अभी बात करी ना अपने एग्जांपल में, मिस्टर आर को रिलायंस ने 5 BHK का घर दिया था। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर, रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू अ जज और हाई कोर्ट इज नॉट टैक्सेबल। ये बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी भी तरह का रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइड कराता है, वो टैक्सेबल नहीं होता। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी हमें सिंपल से समझना है कि किसी भी रेंट फ्री अकोमोडेशन को अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, मैंने यहां पर कहा प्रोवाइडेड, अंडरलाइन कर रखे, क्यों? अभी समझेंगे क्यों। तो ये परक्विजिट्स में आता है। देखिए, अभी मैं फिर बता रहा हूं, हम सिर्फ यहां पे डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स पढ़ रहे हैं, और ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक आइडिया लेंगे सब क्या क्या परक्विजिट्स हो सकता है, फिर हर पॉइंट का डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट में किस तरह से कैलकुलेशन होगी, क्या वैल्यूएशन होगी, क्या चीज टैक्सेबल होगी, वो बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी सिंपल लेमन टर्म में डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स पढ़ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर, ये मेरा एक परक्विजिट था। अब यहाँ पे बात आती है प्रोवाइडेड। देखिए, मान लीजिए हमारे वाले एग्जाम्पल में जो हमने यहां लिया था, रिलायंस ने मिस्टर आर को 5 BHK का घर दिया। मैं बाकी चीज जरा भी डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। अभी हम फोकस करते हैं अपना सिर्फ यहीं पे, यहां फोकस करते हैं 5 BHK का घर, ठीक है। अभी हम यहीं फोकस करते हैं अपना। ठीक है जी, विजिबल है। रिलायंस ने मिस्टर आर को, जो कि CFO को थे, एक 5 BHK का घर दिया बांद्रा में। अब वहां पे वर्ड लिखा है प्रोवाइडेड, मतलब रिलायंस ने मिस्टर आर को दिया, गिव, प्रोवाइड कराया, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, रिलायंस ने मिस्टर आर को एक 5 BHK का घर बांद्रा में प्रोवाइड कराया, रेंट फ्री, कोई रेंट नहीं ले रहे थे उस पर। तो हम कह रहे हैं क्या ये परक्विजिट्स है? हाँ साहब, अगर इस तरह की कुछ बात होगी तो ये घर की जो वैल्यूएशन होगी सेक्शन 17(2) में परक्विजिट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन मिस्टर आर इस 5 BHK घर में कभी रहने गए ही नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, रिलायंस ने मिस्टर आर को घर प्रोवाइड कराया, कोई दिक्कत नहीं साहब, घर प्रोवाइड करा दिया। हम कह रहे सेक्शन 17(2) के अंदर परक्विजिट डेफिनेशन में फॉलो होता है। लेकिन मिस्टर आर कभी उस 5 BHK घर में रहने गए ही नहीं, क्या परक्विजिट्स है? फिर भी मिस्टर आर ने इस 5 BHK के घर को यूज ही नहीं करा है, क्या परक्विजिट्स है? फिर भी हाँ साहब, परक्विजिट्स है फिर भी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो प्रोवाइड करा दिया, लेकिन एम्प्लॉय अगर यूज नहीं किया एम्प्लॉय ने, तो परक्विजिट्स होगा अनटिल एंड अनलेस एम्प्लॉयर मतलब मिस्टर आर उस फैसिलिटी को, इस 5 BHK घर को रिजेक्ट कर दें कि भाई मुझे नहीं चाहिए एम्प्लॉयर, मुझे ये तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए, मुझे बांद्रा नहीं रहना है, मेरा घाटकोपर में अच्छा बढ़िया घर है, या पुणे में मेरा बढ़िया घर है, मैं वहीं रह के काम करूंगा, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, मुझे आपकी फैसिलिटी नहीं चाहिए। अगर वो मिस्टर आर ने रिजेक्ट कर दिया कि साहब मुझे चाहिए नहीं, और प्रॉपर उसने कम्युनिकेशन करके अपने एम्प्लॉयर को, रिलायंस लिमिटेड को, इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं परक्विजिट्स में इसको टैक्सेबल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया एम्प्लॉय ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, लेकिन एम्प्लॉय ने यूज नहीं करा, खाली पड़ा हुआ है सब, वो फिर भी परक्विजिट्स की डेफिनेशन में फॉल होगा, और सेक्शन 17(2) के अंदर वो टैक्सेबल होगा। यही रीजन है वहां पे प्रोवाइडेड वर्ड लिखने का, कि एम्प्लॉयर ने अगर प्रोवाइड करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय उसको यूज भी कर रहा हो। अगर एम्प्लॉय यूज नहीं भी कर रहा है, फिर भी टैक्सेबल वो परक्विजिट्स के अंदर ही होगा।
अनटिल एंड अनलेस एम्प्लॉय मना ना कर दे। तो ये तो थी रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसी तरह वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, सेम चीज टू द एसएससी बाय एम्प्लॉयर। अभी हम रेंट फ्री था, अब हम कह रहे हैं कि भाई कोई कंसेशन, तो जो कंसेशन हो वही मेरा वैल्यूएशन में काम आएगा, उसको लेस कर देते हैं, वैल्यूएशन समझेंगे उसमें क्लियर होंगी चीजें। तो पहले पॉइंट में हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन था, दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि अगर कोई कंसेशन में हमने अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया कि 5 लाख रुपए रेंट था, हम सिर्फ 2 लाख रुपए ले रहे हैं, 3 लाख रुपए हम नहीं ले रहे, तो ये भी वैल्यूएशन पर गजेट सेक्शन 72 में फॉलो होती है। और एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करा दिया, एम्प्लॉय यूज कर रहा है नहीं कर रहा हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया है तो परक्विजिट्स में टैक्सेबल होगा, अनटिल एंड अनलेस एम्प्लॉय रिटर्न में बोले या कम्युनिकेट करे एम्प्लॉयर को कि मुझे नहीं चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर को कहते कि भैया देखो उन्होंने दिया लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने इनको बताया था। आप यूज नहीं कर रहे, एम्प्लॉयर ने दे दिया, आप यूज नहीं कर रहे, खाली पड़ा हुआ, आपने कुछ बोला भी नहीं उसको, तो परक्विजिट्स में टैक्सेबल होगा, फिर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशन अकोमोडेशन प्रोवाइड करा और एम्प्लॉय वो यूज भी कर रहा, उसकी फैमिली वहां रह भी रही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यहां पे क्या है, सिर्फ प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइड करा दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा परक्विजिट्स में। देखिए थर्ड परक्विजिट्स क्या है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट। अब देखिए यहां पे मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ सिंपल कुछ डेफिनेशन है जो परक्विजिट्स के अंदर फॉलो होती हैं। बहुत सारी बातों का डिटेल डिस्कशन हम जैसे जैसे पॉइंट आगे कवर करेंगे तब हो पाएगा। अभी मैं एक लेमन टर्म में समझा के छोड़ देता हूं, फिर धीरे धीरे डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमनिटी ग्रांटेड या फिर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशन रेट में इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कोई कैटेगरी होती है, पढ़ेंगे क्या होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। उनको जो भी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई कंसेशन रेट में किसी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो वो भी परक्विजिट होती है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही है ये। एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर, देखिए एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ये वाला परक्विजिट तभी टैक्सेबल होगा। कौन सा वाला, ये एनी ऑब्लिगेशन वाला, 4th नंबर पॉइंट में। ये तभी टैक्सेबल होगा जब एम्प्लॉयर एक्चुअली में पेड कर दे, जब एम्प्लॉयर एक्चुअली में पेड कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड में मिस्टर आर जो कि सीएफओ थे, इनके 2 बच्चे हैं। क्या एक काम करते हैं, इसको इतना टेक्निकल क्यों करते हैं, इसका एक बच्चा है, 1 चाइल्ड, और एक बहुत ही बढ़िया मुंबई के बहुत ही पॉश या मस्त स्कूल में, एकदम हाई लेवल वाले स्कूल में पढ़ता है, और महीने की उसकी फीस 50,000 रुपये जाती है। होगी बहुत, कोई नॉर्मल सी फीस है आजकल टाइम में, तो 50,000 रुपये पर महीने फीस जाती है। ठीक है, ठीक बात है। रिलायंस लिमिटेड हर महीने इसको जो है पे करता चला, लेकिन ये एनुअल फीस जाती है और साल के हो गए 6 लाख रुपए। अब ये जो फीस की पेमेंट होती है ना, ये अप्रैल से मार्च का साइकिल स्कूल में भी चलता है। तो मार्च, फॉर एन एग्जांपल, मार्च मान लीजिए 2024 में पे होनी थी फीस, ये एम्प्लॉयर ने मार्च 2024 में 6 लाख रुपए पे कर दिए। 6 लाख रुपए रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर के बिहाफ पे स्कूल में पे कर दिए। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, हाँ सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। किसको प्रोवाइड कराई है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसकी थी, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है स्कूल की फी पे करना, लेकिन किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने पे कर दी है। बिल्कुल सही बात है साहब, देखिए बड़ा ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना हमें ज्यादा अच्छे से। मार्च 2024 में 6 लाख रुपए पे करने थे। रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर से कहा, मिस्टर आर रुको, तुम अपने बच्चे की स्कूल की फी पे मत करो, हम तुम्हारे बच्चे की फीस पे करेंगे। 6 लाख रुपए उन्होंने मान लीजिए वहां के डीएवी स्कूल में पे कर दी, या धीरू भाई अंबानी स्कूल में पे कर दी। धीरू भाई अंबानी स्कूल में इन्होंने 6 लाख रुपए पे कर दिए, पेड कर दिए। क्या ये 6 लाख रुपए मिस्टर आर के लिए परक्विजिट्स हैं, हाँ सब 6 लाख रुपए मिस्टर आर के लिए परक्विजिट्स हैं। किस प्रीवियस ईयर के लिए परक्विजिट्स हो गए, 2023 2024 में, क्योंकि इस प्रीवियस ईयर में ही इन्होंने पे कर दिया है 6 लाख रुपए।
ठीक बात है। ऑब्लिगेशन किसकी थी? आर की। पे किसने किया? एम्प्लॉयर ने। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा हूं कि ये जो 6 लाख रुपए थे, इन्होंने 2024 में पे ना कर कर, ये मिस्टर रिलायंस लिमिटेड को थोड़ा मिस हो गया वहां पर, इन्होंने अप्रैल 2024 में पे करें। अप्रैल 2024 में पे करें। स्कूल का नोटिस गया मिस्टर आर पे कि भैया आपके बच्चे की फीस नहीं आई है, मार्च 2024 में आपको पे करना है 31 मार्च तक, आप प्लीज पे कर दीजिए, अदरवाइज आपको 10% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मिस्टर आर ने अपने एम्प्लॉयर को बताया, एम्प्लॉयर ने कहता हम देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 10% पेनल्टी पे कर देंगे, अप्रैल में हम पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अब अप्रैल में 6 लाख रुपए मान लीजिए, और प्लस 6,000 रुपये की पेनल्टी मान लेते, ज़्यादा नहीं मानते भी, 66,000 रुपये अप्रैल में पे कर दिए। या अभी पेनल्टी का इतना कॉन्सेप्ट टेक्निकल नहीं करते, सिंपल समझते हैं, 6 लाख रुपये जो हमें मार्च में पे करने चाहिए थे, उन्होंने अप्रैल में पे करे, एक महीने थोड़ा सा डिले कर दिया पे करने में। तो इस प्रीवियस ईयर की फीस थी, ड्यू कब थी? मार्च 2024, इसका मतलब 23-24 के प्रीवियस ईयर में ड्यू थी, लेकिन इन्होंने पे कब करा? इन्होंने पे करा 2024-25 के प्रीवियस ईयर में। अब जरा यहां पर ध्यान से बताइए, किस प्रीवियस ईयर में मिस्टर आर को ये परक्विजिट फ्लेक्सिबल होना चाहिए? क्या ऑब्लिगेशन आर की थी? हाँ सर, ऑब्लिगेशन आर की थी। किसने पे करी? एम्प्लॉयर ने पे करी। पे करी एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में पे करी, लेकिन कब पे करी है? अप्रैल 2024 में, इसका मतलब 24-25 के प्रीवियस ईयर में। और हमारा जो प्रोविजन कहता है कि हम प्रोविजन इस परक्विजिट्स को तभी मानेंगे जब कोई सम एक्चुअली में पेड करा जाता है। तो पेड तो मुझे अप्रैल में करता है, उसको 24-25 का परक्विजिट्स मानोगे, फिर 23-24 में पे ही नहीं हुआ, 23-24 में परक्विजिट्स नहीं माना जाएगा ये। एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन पांचवा पॉइंट क्या कहता है? एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर थ्रू डायरेक्टली और थ्रू अ फंड अदर देन आरपीएफ, एएसएफ, डीएलएफ, ये अभी छोड़ दो, ये सिंपल सी कोई कुछ बातें हैं, ये भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, इसको अभी छोड़ दो, अभी सोच लो कुछ नहीं है। टू अफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय और टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्युटी, एनी सम पेबल। अभी हमने पढ़ा था पेड, एक्चुअली पेड, ये कहता है पेबल मतलब ड्यू हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है जी, मिस रिलायंस लिमिटेड ने मिस्टर आर के नाम पर एक इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है इनके नाम पर। ठीक है, इस लाइफ इंश्योरेंस का जो एनुअल प्रीमियम जाता है वो जाता है 1,20,000 रुपए, या और इसको ज़्यादा बढ़ा देते, मान लीजिए इसका जाता है एनुअल प्रीमियम 2 लाख रुपए का। ये ड्यू होता है मार्च 2024 में। ठीक है, जब मार्च 2024 में ड्यू होता है, लेकिन इन्होंने पे कर दिया मार्च 2024 के अंदर ही, ड्यू भी मार्च 24 में था, पे भी 24 में कर दिया, तो किस प्रीवियस ईयर का मुझे ये, सॉरी 2023 मानना था ना, मैंने लास्ट एग्जांपल में 23 माना, 24 माना है। चलिए इसको 24 में मानते हैं, या इसको 23 कर लेते हैं। 2023 में ड्यू होना था, इन्होंने ड्यू भी 2023 में था, पे भी 2023 में कर दिया, तो इसका मतलब मेरा ये 2023-24 का मेरा परक्विजिट्स हो गया। ठीक बात है, क्योंकि इसी मंथ ड्यू था, इसी मंथ पे कर दिया, 23-24 के अंदर ही बात खत्म हो गई। लेकिन मार्च में ड्यू था, लेकिन इसकी जो पेमेंट करी गई वो करी गई 2024 अप्रैल में पेमेंट करी गई। तो क्या ये 2024-25 का परक्विजिट्स माना जाएगा या 23-24 का परक्विजिट्स माना जाएगा? अगर ये हमारा नॉर्मल पॉइंट होता, जो भी हमने समझा कि ऑब्लिगेशन किसकी थी, ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, लेकिन पे किसने करा? एम्प्लॉयर ने, और वो सम पेड वाली बात होती तो हम अप्रैल में अगर पे होता तो 24-25 का मानते। लेकिन अश्योरेंस किसने लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस किसने ले रखा है? एम्प्लॉयर ने ले रखा है। किसके लिए? अपनी एम्प्लॉय के लिए। एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू अफेक्ट इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयड और टू अफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर फॉर एन्युटी। ये किसने ले रखा है इंश्योरेंस? एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। वो जब ड्यू होगा, पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में वो ड्यू होगा उसी प्रीवियस ईयर में ये परक्विजिट्स माना जाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में ये 23-24 के अंदर ही
पर्क्स माना जाएगा 23-24 में। एक्चुअल पेमेंट्स हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल पेमेंट्स हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस ईयर में ड्यू होगा, जिस ईयर में पेबल होगा, उसी ईयर में ये परक्विजिट्स माना जाएगा। अच्छा, मैंने एक छोटी सी गलती ये प्रीवियस ईयर में लिख दी, ये 2023 नहीं 2024 होगा ना, ये माई बैड, माई मिस्टेक, 2024 है ना, तभी तो 23-24 का प्रीवियस ईयर बनेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी मैंने 24-23 की जगह उसको 23 कर दिया, तो 2024 में 23-24 का प्रीवियस ईयर में ड्यू था, तो परक्विजिट्स यहीं टैक्सेबल हो जाएगा। पेमेंट हमारी 2 अप्रैल 2024 में हुई, यानी 24-25 के प्रीवियस ईयर में हुई, तो यहाँ पेमेंट हुई, लेकिन हमें से कोई लेना देना नहीं, जब ड्यू होगा तभी हम टैक्सेबल करेंगे। हमारा अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बात थी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशन रेट टू द एसएससी। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं भाई? स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने देखा है ना, कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ सिक्योरिटी ऑफर करता है, कंपनी में कुछ शेयर्स ऑफर करता है। अब इस तरह के अगर कोई शेयर्स ऑफर करे जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को, अलॉट करता है या डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम और फॉर्मर एम्प्लॉयर, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन रेट में। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, उसको 20 रुपये में दे दिया, तो भी उसको 80 रुपये का फायदा होगा, तो 80 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे परक्विजिट्स की। और अगर पूरी तरह से फ्री दे दिया तो 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे परक्विजिट्स की। तो ये भी एक परक्विजिट्स होता है। देखिए, अब ये जो 6, 7, 7A, ये 3 पॉइंट हैं, ये थोड़े से टेक्निकल है। इसके लिए हम जब डिटेल डिस्कशन करेंगे ना, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन आरपीएस, एनपीएस, एएसएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसएससी टू द एक्सटेंट इट्स एक्सीड 7.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के आरपीएफ में, एनपीएस में या अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड में 7.5 लाख से ज़्यादा पैसा कोई कंट्रीब्यूट करता है, तो वो कंट्रीब्यूशन परक्विजिट सेक्शन 17(2) में टैक्सेबल होता है। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करेंगे बाद में। एनुअल एग्रीगेशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट सेम है, इसका हम डिटेल में डिस्कशन बाद में करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे बताऊंगा समझ में नहीं आएंगी बातें। लास्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट मतलब और भी कोई फैसिलिटी, और एमनिटी एज में बी प्रिस्क्राइब। ये भी हमें रूल 37 के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रिंज बेनिफिट वगैरह होते हैं जो परक्विजिट्स की डेफिनेशन में फॉलो होते हैं, वो टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है ना, जितना भी समझा है, ये बहुत ही लेमन टर्म में परक्विजिट की डेफिनेशन को पढ़ा है। अब हम हर पॉइंट के लिए पूरा एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन हो या कंसेशन हो, इसके लिए पहले समझेंगे, फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट होते हैं वो समझेंगे, कोई और ऐसी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉय ने पे करी, वो डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। अश्योरेंस ऑन द लाइफ, स्पेसिफाइड या सेट सिक्योरिटी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ये दोनों पॉइंट मैंने कहा डिटेल डिस्कशन करेंगे, ये भी इसका भी डिटेल में, मतलब हर पॉइंट का अलग एक पूरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पूरा अच्छे से डिवोट करना पड़ेगा टाइम, तब जाके चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स पर्पज से परक्विजिट्स को 5 पार्ट में डिवाइड करा है हम लोगों ने। देखिए अब जरा ये समझते हैं।